नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे शक्तियों के पृथक्करण या अंग्रेजी में कहीं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों को अलग अलग करने की। सरकार का रूप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सभी देशों में सरकार के तीन ही अंग होते हैं: विधानपालिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशरी। सरकार के इन तीनों अंगों के काम भी अलग अलग होते हैं। जहां विधानपालिका का काम कानूनों को बनाना होता है, वहीं कार्यपालिका काम उन कानूनों को लागू करना होता है और न्यायपालिका का काम उन कानूनों के अनुसार फैसला करना होता है। इस प्रकार देखा जाए तो सरकार के इन तीनों अंगों में गहरा संबंध होता है, क्योंकि सरकार का हर एक अंग एक दूसरे को करने के लिए कुछ ना कुछ देता है। लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह मानता है कि इन तीनों अंगों की शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है या स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध संविधान निर्माता मेडिसन ने कहा भी है कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सारी शक्तियां एक ही हाथों में इकट्ठा होना अत्याचारी शासन को बढ़ावा देता है। अतः शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सरकार के प्रत्येक अंग को अपने अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और एक दूसरे के कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे प्रभावित करना चाहिए। अर्थात विधानपालिका को कानून बनाने का काम करना चाहिए, कार्यपालिका को कानूनों को लागू करने का काम करना चाहिए और न्यायपालिका को कानून के अनुसार फैसला करने का काम करना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब प्रत्येक अंग एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी करना शुरू कर देता है और उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की सबसे सुंदर व्याख्या फ्रांस के लेखक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में की थी। यह पुस्तक 1748 में प्रकाशित हुई थी। मॉन्टेस्क्यू के समय में फ्रांस में लुई 14वें का शासन था, जो यह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। वहाँ सरकार के तीनों अंग अलग अलग नहीं थे, बल्कि वहाँ राजा के पास ही सभी शक्तियाँ थीं। अर्थात राजा ही विधानपालिका था, राजा ही कार्यपालिका था और राजा ही न्यायपालिका था। 1726 में मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड गया और वहाँ पर वह लोगों की स्वतंत्रता से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता का जब गहन विश्लेषण किया तो वह इस नतीजे पर पहुँचा कि इंग्लैंड के लोगों की स्वतंत्रता का मुख्य कारण यह है कि यहाँ सरकार के तीनों अंग अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है। मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड की संसद की शक्तियों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। इसलिए उसने फ्रांस में भी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए यह ज़रूरी समझा कि फ्रांस में भी सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए और उन्हें अपना अपना कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथों में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की स्वतंत्रता छीन जाती है। इसलिए उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसद को शक्तिशाली बनाने पर विशेष बल दिया। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने से वह निरंकुश बन सकता है या निरंकुश शासन की स्थापना हो सकती है। वास्तव में मॉन्टेस्क्यू विधानपालिका और न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करना चाहता था। मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत का फ्रांस और अमेरिका पर खास प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत ने फ्रांस की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांति के बाद मानव अधिकारों की घोषणा हुई, तो उस समय यह कहा गया कि जिस देश में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था नहीं होती, उस देश में संविधान नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है। 1791 में जब
फ्रांस में संविधान बना तो उसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रखा गया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने भी इस सिद्धांत का खास ध्यान रखा। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया है उसकी कई आधारों पर आलोचकों ने आलोचना भी की है। पहला है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण करना संभव नहीं है। आलोचकों का कहना है कि जिस प्रकार शरीर के अंगों में एकता होती है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सरकार के अंगों में भी एकता विद्यमान होती है। सरकार के अंगों को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार के अंगों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, तो इससे उनमें आपसी सहयोग नहीं रहता है और उनमें ऐसा गतिरोध पैदा हो जाता है जिसके कारण सरकार को चलाना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू न करे और न्यायपालिका उसके अनुसार न्याय न करे तो सरकार का चलना मुश्किल हो जाता है। एक और कहा जाता है कि यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आलोचकों का कहना है कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह व्यवहारिक सिद्धांत नहीं है। यदि इसको पूरी तरह से व्यवहार में लाया जाए तो सरकार चल ही नहीं सकती है। उदाहरण के लिए यदि विधानपालिका कानून बनाए लेकिन कार्यपालिका उनको लागू न करे या न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार फैसला न सुनाए तो सरकार कैसे चल सकती है। अतः सरकार की शक्तियों को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। सरकार के अंगों की शक्तियों को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाया गया तो इसके साथ साथ वहां नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, चेक एंड बैलेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को भी अपनाया गया। अमेरिका में भी सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका जिसे वहां कांग्रेस कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है और न्यायपालिका। हालांकि वहां सरकार के प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य पूर्ण स्वतंत्रता से करते हैं। जैसे विधानपालिका जिसे वहां कांग्रेस कहते हैं कानून बनाती है, कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति इन कानूनों को लागू करता है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती। लेकिन फिर भी वहां सरकार के प्रत्येक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा बहुत नियंत्रण जरूर होता है ताकि कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश न बन सके। उदाहरण के लिए अमेरिका में कांग्रेस विधेयक पास करती है परंतु उन पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति प्राप्त है, अर्थात राष्ट्रपति उन्हें लागू करने से मना कर सकता है। कांग्रेस उस निषेधाधिकार को केवल 2/3 बहुमत से ही हटा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी संधियों और अनेक राजनीतिक नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को इन सब का अनुसमर्थन सीनेट, जो वहां पर संसद का दूसरा सदन है, सीनेट से उसका अनुसमर्थन करवाना पड़ता है। कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी उसका विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको कांग्रेस महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है यदि वे कानून संविधान के अनुसार न है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नियंत्रण जरूर रखता है और एक दूसरे को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। दूसरा, एक आलोचना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की इसलिए भी की जाती है कि यह सिद्धांत भ्रमात्मक है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया है वास्तव में उसका आधार ब्रिटिश संविधान को बनाया है। मॉन्टेस्क्यू जब इंग्लैंड गया तो वहां पर लोगों की स्वतंत्रता को देखकर वह काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतंत्र थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वहां न्यायपालिका पर ना तो विधानपालिका का नियंत्रण था और न ही कार्यपालिका का नियंत्रण था, इसलिए वहां लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित रही है और संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, बल्कि इसमें कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। इसलिए वहां शक्तियों के पृथक्करण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वहां नागरिकों की स्वतंत्रता इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वहां न्यायपालिका स्वतंत्र है।
ऐसा शक्तियों के पृथक्करण के कारण नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू को भ्रम हो गया था कि इंग्लैंड में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, जबकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं थे। वहां पर तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया था ताकि वह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। एक और आलोचना इसलिए की जाती है कि यह कहा जाता है कि सरकार के अंगों में पारस्परिक निर्भरता है। सरकार के तीनों अंगों में पृथकता संभव नहीं है। वास्तव में वे एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर होते हैं। आज के समय में सरकार के तीनों अंग मिलजुल कर काम करते हैं। यह सही है कि कार्यपालिका का काम प्रशासन चलाना होता है, अर्थात कानूनों को लागू करना होता है, लेकिन कानूनों को बनाने में भी इसका एक महत्वपूर्ण हाथ होता है। वास्तव में सरकारी विधेयकों की रूपरेखा कार्यपालिका ही तैयार करती है। जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां यह बात विशेष रूप से देखी जाती है कि कार्यपालिका ही विधान पालिका में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों को का मसौदा तैयार करती है। मंत्री तो सिर्फ उनको पढ़ने का काम करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सरकार के तीनों अंग बराबर नहीं होते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों अंग बराबर होते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार के तीनों अंग बराबर होते हैं। आज विधान पालिका का महत्व काफी बढ़ गया है और संसदीय शासन प्रणाली में सरकार मतलब कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अलग नहीं हो सकती है। एक और इस सिद्धांत का आलोचकों का कहना है कि इस सिद्धांत से सरकार की कार्यक्षमता नष्ट हो जाएगी। आलोचकों का कहना है कि यदि सरकार के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इससे शासन में अयोग्यता आएगी। सरकार तभी ठीक प्रकार से चलती है जब उसके सभी अंग मिलकर काम करते हैं। लोकतांत्रिक आपत्ति भी इस सिद्धांत पर लगाई जाती है। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र सरकार में आस्था रखने वाले लोग भी शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध हैं, क्योंकि इससे कार्यपालिका की शक्तियां बहुत सीमित हो जाती हैं। उनका कहना है कि मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत तब दिया था जब राज्य का काम अपने देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और न्याय स्थापित करना माना जाता था। उस समय उस राज्य को सबसे अच्छा माना जाता था जो लोगों के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करता था, क्योंकि उस समय शासक निरंकुश और स्वार्थी होते थे। इसलिए उस समय यह माना जाता था कि प्रत्येक अंग को सरकार के अपना अपना काम करना चाहिए। उस समय या उस समय में कल्याणकारी राज्य का विचार पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आजकल लोगों में कल्याणकारी राज्य की भावना घर कर गई। आज यह माना जाने लगा है कि राज्य को पालने से लेकर कब्र तक, फ्रॉम क्रैडल टू क्रेव, पालने से लेकर कब्र तक व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। इसलिए आज कार्यपालिका के कार्य और शक्तियां दोनों ही बढ़ रही हैं। इसके अलावा आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों के उत्थान ने कार्यपालिका और विधान पालिका के पृथक्करण को लगभग समाप्त सा कर दिया है। वास्तव में उनमें मेल मिलाप पैदा हो गया है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण के बिना भी रह सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण के बिना भी रह सकती है। मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि शक्तियों के पृथक्करण के बिना स्वतंत्रता संभव ही नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मॉन्टेस्क्यू के समय इंग्लैंड में शक्तियों का पृथक्करण नहीं था, लेकिन फिर भी वहां लोगों को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसका कारण यह था कि वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र थी और कानून का शासन प्रचलित था। आजकल भारत, फ्रांस, इटली जैसे कई लोकतांत्रिक देशों में शक्तियों का पृथक्करण नहीं अपनाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित है। इसका कारण यह है कि इन देशों में लोगों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए और यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए यह कहना कि शक्ति पृथक्करण से लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है सरासर गलत है। वास्तव में यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर निर्भर करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही व्यवहारिक है। यदि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण कर दिया जाए तो सरकार के मार्ग में अनेक रुकावटें पैदा हो जाएंगी और इसका चलना ही असंभव हो जाएगा। वास्तव में मॉन्टेस्क्यू भी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं करना चाहता था। वह तो केवल राजा की निरंकुश शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। इसलिए
उसने शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक समझा। इसके लिए उसने शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक समझा क्योंकि उस समय फ्रांस के राजा लुई 14वें के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था। ब्लैकस्टोन ने कहा भी है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण उतना ही हानिकारक है जितना शक्तियों का केंद्रीकरण। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण उचित नहीं है, परंतु सरकार के तीनों अंगों में परस्पर संबंध होते हुए भी उसके कुछ कार्य अवश्य ही अलग अलग होने चाहिए, वरना प्रशासन की सारी दक्षता खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत में जहां शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, वहां पर तीनों अंगों के कार्य अवश्य अलग अलग किए गए। उदाहरण के लिए हमारे देश में संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों को व्याख्या करती है। वास्तव में हमारे देश में संसदीय सरकार अपनाई गई है, इसलिए मंत्रिमंडल संसद के अधीन है। धन्यवाद, नमस्कार।